गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्लास 11 के बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, चकाचक, कूल, ग्रेट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ा रहा था एंड पिछले वीडियो में हम लोगों ने होमोलोगस सीरीज तक की बात कर ली थी और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर, यानी किस तरीके से हम लोग हमारे नॉमेनक्लेट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो प्यारे बच्चों, नॉमेनक्लेचर करना क्यों जरूरी है? भाई, कोई भी अगर एक कंपाउंड बनाया है तो उस कंपाउंड को आप हमेशा उसका स्ट्रक्चर बनाकर तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, आप ये स्ट्रक्चर को कॉपी पर बनाकर हमेशा तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। भाई, बोलचाल वाली भाषा में, जैसे मैंने आपको बोला कि यार ये बेंजल्डिहाइड है, तो मैंने आपको बेंजल्डिहाइड बोला। मैं अब अगर आपको बोलता कि यार ये 6 कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, पहले और दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड, तीसरे और चौथे पे डबल बॉन्ड, पांचवें और छठे पे डबल बॉन्ड, फिर पहले कार्बन से एक CHO जुड़ा हुआ है, तो कितना टाइम लगता। तो हम लोगों को इन कंपाउंड्स का नाम रखना तो जरूरी है। सो कंपाउंड्स को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए नॉमेनक्लेचर की तो बहुत जरूरत होती है। लेकिन एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम में, जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नॉमेनक्लेट करने का तरीका चलता था, उसको आप लोग ट्राइवियल सिस्टम या आप इसको कॉमन नेम भी बोल सकते थे। यानी पुराने टाइम में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी डेवलप नहीं थी और कुछ ही चुनिंदा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास में प्रेजेंट थे, यानी कि जब ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बने थे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो लिमिटेड थे, तो लिमिटेड कंपाउंड्स के लिए या तो कॉमन नेम दे दिया जाता था, या कॉमन बोलचाल में इसको ये बोल लो, या कुछ ट्राइवियल सिस्टम के हिसाब से इनके नाम दे दिए जाते थे। नाउ ट्राइवियल सिस्टम का क्या मतलब हो गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, जैसे लैटिन लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज, उस हिसाब से एक कॉमन सिस्टम के हिसाब से इनको नाम दे दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लैटिन लैंग्वेज में फॉर्मस का मतलब होता था रेड एंट, यानी कि आपकी लाल चींटी। तो लाल चींटी जब काटती है तो जो एसिड निकलता है, जो लाल चींटी के काटने पर एसिड निकलता है, वो होता है आपका CH3, नहीं, वो होता है आपका HCOOH। तो अब इसका क्या नाम रखें? तो इसका नाम रख दिया उन लोगों ने फॉर्मिक एसिड, यानी ऐसा एसिड जो लाल चींटी से निकले। तो फॉर्मस से निकल गया फॉर्मिक। और देखिए, और एसीटम किसको बोलते हैं? एसीटम बोलते हैं विनेगर को, सिरका, जो कि प्रिजर्वेटिव होता है। तो एसीटम किससे बनता था? वो इस एसिड के अंदर बहुत ज्यादा, यानी 94-95% पानी और 4 या 5% ये एसिड मिलाकर विनेगर बनता था। तो इस एसिड की जो खुशबू है वो एग्जैक्टली आपके विनेगर जैसी, क्योंकि इसी एसिड से विनेगर बनता है। तो जब ये एसिड साइंटिस्ट को मिला, उन्होंने इसकी खुशबू स्मेल करी तो उन्होंने बोला ये तो विनेगर जैसा है। मतलब कि उस टाइम पर जो भी सिरका, जो भी नेचुरल विनेगर आता है, जैसे एप्पल का विनेगर निकल गया या किसी भी चीज से विनेगर निकाला, उसकी और इस एसिड की खुशबू सेम थी, इसलिए इसका नाम दे दिया एसेटिक एसिड। समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, ब्यूटायरम का मतलब होता है बटर। तो जब हमने देखा तो हमें एक एसिड मिला CH3CH2CH2COOH। इस एसिड का नाम रख दिया गया ब्यूटायरिक एसिड। और ये ब्यूटायरिक एसिड का नाम क्यों रखा गया?
क्योंकि ये जो बटर होता है ये रैंसिड बटर होता है, सड़ा हुआ बटर। तो सड़े हुए बटर जैसी बदबू, स्मेल इस एसिड में से आती थी, तो इसका नाम रख दिया ब्यूटायरिक एसिड। अच्छा, उसके बाद आपके जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फ्रूट्स, उससे निकलता था आपका, उसमें जो एसिड पाया जाता था उसका नाम रख दिया गया सिट्रिक एसिड। अच्छा, फिर क्या किया गया मालूम है? एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला जिसका फॉर्मूला था HCHO। तो उन्होंने देखा कि यार ये HCHO तो इससे बना है, मतलब जब इस कंपाउंड का रिडक्शन कर देते थे, जब फॉर्मिक एसिड का रिडक्शन करते थे तो ये बनता था, तो इसका नाम रख दिया फॉर्मल्डिहाइड। इसको कॉमनली क्या बोल दिया? फॉर्मल्डिहाइड। जब इस एसिटिक एसिड का रिडक्शन करते थे तो बनता था CH3CHO, तो इसका नाम रख दिया एसिटल्डिहाइड। समझ रहे? मतलब क्या करते थे, कॉमन तरीके से नाम लिखे आगे बढ़े, कॉमन तरीके से नाम लिखे आगे बढ़े, कॉमन तरीके से नाम लिखे आगे बढ़े, इस प्रकार होता था। फॉर एग्जाम्पल, एक बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा हुआ है तो इसको एनिलीन बोलते थे। बेंजीन रिंग के ऊपर OH लिखा हुआ है तो इसको फिनॉल बोल दिया। फिर तुम्हारे बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लिखा हुआ है तो इसको टॉल्वीन बोल दिया। इस रिंग को बेंजीन बोल दिया। तो ये सब कॉमन नाम है, ये सब ट्राइवियल नाम है, ये सब पुराने जमाने में इस्तेमाल होते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा प्यारे बच्चों, कंपाउंड्स का नंबर बढ़ने लगा। पहले 100-150 थे, फिर 500 हुए, फिर 1000 हुए, आज तो हमारे आसपास 35 लाख से भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो बेटा कब तक कॉमन नाम देते रहोगे, और ये कॉमन नाम कब तक याद करते रहोगे? भाई आप देखो, अभी अगर मैं आपको 50 कॉमन नाम की लिस्ट दे दूं, आप बोलोगे सर ये लिस्ट हमको याद नहीं हो रही, हम 50 नाम याद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनमें कोई लिंक ही नहीं है। भाई अब मेरे को ब्यूटायरम यानी कि ब्यूटायरिक एसिड, ये तो मैंने आपको बताया तो आपको समझ में आ गया। अब आप कोई लैटिन लैंग्वेज सीखने थोड़ी जाओगे। तो प्रॉब्लम ये होने लगी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बढ़ने लगे, हम लोगों को इनके नाम रखने में तकलीफ आने लगी। तो हम लोगों ने फिर इस सिस्टम का इस्तेमाल कम कर दिया, और लेटर ऑन एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी एक ग्रुप है, ये एक सोसाइटी है, ये एक जिसको बोलना चाहिए समाज है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या पूरी केमिस्ट्री का एक सोसाइटी है ये। इसने एक सेट ऑफ रूल हमारे सामने रखा कि अब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दुनिया के ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आपको नॉमेनक्लेट करना है तो आपको ये रूल का फॉलो करना पड़ेगा, और ये रूल्स के हिसाब से आप किसी भी कंपाउंड को फॉलो कर सकते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि 50 नॉमेनक्लेचर, 50 कंपाउंड के नाम याद करने से अच्छा है 10 या 15 रूल्स याद कर लें और दुनिया के किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर दें। क्या ये चीज समझ में आ रही है? तो एक बार ट्राइवियल सिस्टम की आपको मैंने झलक दे दी कि ये क्या होता है। लेकिन गाइस एक बात बता दूं कि जब आप IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स का इस्तेमाल करते हो तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके नाम काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं, इनके नाम बहुत बड़े हो जाते हैं। तो इतने बड़े नाम लिखने की बजाय IUPAC ने हमें कुछ कंपाउंड में छूट दे दी कि आप एक काम करो, इसको IUPAC नॉमेनक्लेचर ना करने की जगह आपको अगर ये रिंग पर NH2 दिखे तो इसको एनिलीन बोल दो। तो कुछ कॉमन नेम IUPAC ने भी पास कर दिए हैं जो हम आज भी यूज करते हैं। जैसे इस रिंग को बेंजीन कॉमन नाम है इसका, लेकिन IUPAC ने बोला अब इसको बेंजीन बोलो, इसको फिनॉल बोलो, इसको टॉल्वीन बोलो, इसको एनिलीन बोलो। कुछ कंपाउंड को जैसे आप इसको आज भी फॉर्मल्डिहाइड बोलते हो, इसको आप आज भी एसिटल्डिहाइड बोलते हो, क्योंकि ये नाम बोले जा सकते हैं, याद किए जा सकते हैं। लेकिन IUPAC रूल्स के हिसाब से भी आपको इनके नॉमेनक्लेचर करते आना चाहिए, जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं। पहले चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़े। ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालो, मेरे इस भाई का नाम है पांडे, मानस पांडे, पर वो दिन भर घूमता रहता है, इसलिए मैंने उसको बोल दिया कि आज से तेरा नाम देश पांडे, क्योंकि तू पूरे देश में घूम चुका है। आहा, बोलो कैसा लगा मेरा जोक? आहा चलो, और वो विदेश भी जा चुका है, इसलिए आज से उसका नाम विदेश पांडे। चलो ओके, तो आगे बढ़ते हैं एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो ट्राइवियल नेम या कॉमन नेम में मजा नहीं आया,
कुछ कॉमन नेम जो हमको सस्ते पड़े और ठंडे रहे, हमको याद करने में आसानी पड़ी, हमने उनको क्या करा, यूज कर लिया। तो अब हम लोग यहां पर शुरू करने वाले हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर इज IUPAC नॉमेनक्लेचर, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो दैट इज कॉल्ड एज IUPAC नॉमेनक्लेचर। हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर यहां पर देखने वाले, ठीक है। अब गाइस IUPAC नॉमेनक्लेचर क्यों फॉर्म हुआ या ये क्यों पावर में आया, मैंने आपको बता ही दिया थोड़ी देर पहले कि यार इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो रहे हैं और हम लोग कोई लैटिन लैंग्वेज या ग्रीक लैंग्वेज कब तक सीखेंगे और हम कब तक इन्हें याद करेंगे। तो भाई 35 लाख कंपाउंड्स के नाम याद करने से अच्छा है कि 10-20 रूल याद कर लो। 10-20 रूल भी नहीं होंगे, बहुत से बहुत 10-15 रूल होंगे बस। तो हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर को सीखना शुरू करेंगे और अच्छे लेवल पे सीखने की कोशिश करेंगे एंड मेजॉरिटी ऑफ द चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए IUPAC नॉमेनक्लेचर ने सबसे पहले हमें 3 या 4 जरूरी बात बताई। पहली बात, IUPAC ने बोला कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपको नॉमेनक्लेचर करना है तो आप लोगों को उसका रूट नेम पता होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको एक IUPAC नॉमेनक्लेचर करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, रूट नेम की। सर रूट नेम क्या होता है, हाँ तो रूट नेम होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताता है कि आपकी जो पेरेंट चेन है, आपकी जो पेरेंट चेन है या आपका जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, आपका जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है वो कितने नंबर ऑफ कार्बन उसके अंदर है। तो पेरेंट चेन या पेरेंट हाइड्रोकार्बन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट, आपके पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है, कि 1 कार्बन प्रेजेंट है, 2 कार्बन प्रेजेंट है, 3 कार्बन प्रेजेंट है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हो गया तुम्हारा रूट नेम। रूट नेम के पीछे की तरफ हमेशा जोड़ा जाता है प्राइमरी सफिक्स। क्या जोड़ा जाता है, प्राइमरी सफिक्स। ना व्हाट इज प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इज सैचुरेटेड। क्या वो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड मतलब क्या वो अल्केन है, और वो या तो वो क्या है, अनसैचुरेटेड है, यानी कि या तो वो अल्कीन है या तो वो अल्काइन है। तो ये आपको बताता है आपका प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के पीछे आप जोड़ते हैं सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के पीछे आप लोग क्या जोड़ते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। नाउ सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, सेकेंडरी सफिक्स बताता है दैट आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये बताता है आपका प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। अच्छा, रूट नेम के पहले हमेशा लगाया जाता है प्रीफिक्स अगर जरूरत हो तो। अब ये प्रीफिक्स क्या होता है मेरे गुलगुलो, तो फिजिक्स बोल रहा हूं मैं, क्या हो गया मुझे। प्रीफिक्स का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट कौन सा अटैच्ड है, विच सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, यूजुअली यहां पर सब्स्टिट्यूशन आपको अल्काइल ग्रुप्स के दिखाई देते हैं या कभी कभी लीस्ट प्रिफरेबल फंक्शनल ग्रुप्स,
लीस्ट प्रिफरेबल फंक्शनल ग्रुप्स, ये सब्स्टिट्यूशन इज अटैच्ड, विच सब्स्टिट्यूशन इज अटैच्ड। तो यहां पर कुछ इस तरीके से आपका एक आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का रूल काम करेगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे रखा है उसमें रूट नेम क्या लिखना है, मतलब पहले यह पता करो कि इसमें कार्बन कितने हैं, ठीक है। फिर उसमें यह पता करो कि वो सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है, यानी अल्केन अल्कीन अल्काइन क्या है। फिर पता करो कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। फिर यह भी देखो कि क्या उस कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो जो सबसे ज्यादा प्रिफरेबल है वो प्रीफिक्स में आएगा, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है कि आपका कंपाउंड कौन सी फंक्शनल ग्रुप की फैमिली को बिलोंग करता है। और जो लीस्ट प्रिफरेबल फंक्शनल ग्रुप है वो आ जाएंगे प्रीफिक्स में नाम के आगे, क्योंकि प्रीफिक्स हमेशा सब्स्टिट्यूशंस को बताता है। सब्स्टिट्यूशंस मतलब कि जो फालतू में अटैच्ड है, जो बस अटैच्ड है, जिनकी कोई यूटिलिटी नहीं है, बस प्रेजेंट है, आपके पेरेंट चेन पर अटैच्ड है। तो दैट इज योर वे ऑफ नॉमेनक्लेटिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब तुम कुछ सोचो, जैसे मान लो तुम्हारे पास में एक चोमू है, जैसे हमारे चैनल्स पर कभी कभी कोई चोमू लोग प्रकट हो जाते हैं, तो हमने बोला इसका रूट नेम क्या है, चोमू। चोमू के आगे प्रीफिक्स हमको मालूम है चोमू 420 है, क्योंकि चोमू रियल तो है नहीं, चोमू अपने से जलने वालों ने फेक प्रोफाइल बना के खड़े किए होंगे। तो 420 चोमू, और चोमू के पीछे लगा दो क्या, चोमू मुनिया, चोमू मुनिया। तो चोमू मुनिया 420, तो 420 क्या हो गया, प्रीफिक्स, ये उसकी पहचान हो गई कि ये ससुरा 420 है। चोमू उसका नाम हो गया, और मुनिया फैमिली को वो बिलोंग कर रहा है। समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको नाम लिखने होते हैं। क्या ये चीज क्लियर होती है, समझ में आ रही है बात आप लोगों को, कोई परेशानी। चोमू मुनिया और सेकेंडरी सफिक्स आप लगा दो टुनिया, टुनिया, टूनिया, टुनिया। तो चोमू मुनिया टुनिया, मुनिया इसका प्राइमरी सफिक्स, टुनिया इसका सेकेंडरी सफिक्स। मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर, टुनिया नाम का कीड़ा काट रहा है इसको, जल कुकड़ा है ये। मुनिया आपका प्राइमरी सफिक्स, चोमू रूट नेम, और 420 इसका प्रीफिक्स। क्या बात समझ में आ रही है। चलो ये तो मस्ती मजाक की बात हो गई, हम लोग एक सीरियस नोट पर भी इसको करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे का नाम है वेदांत, तो भाई वेदांत रूट नेम है, लेकिन वेदांत सेचुरेटेड है अनसेचुरेटेड है और कौन से फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। तो हमने लिखा वेदांत कुमार सिंह, तो ये सिंह फैमिली को बिलोंग कर रहा है, मतलब इसका फंक्शनल ग्रुप कौन है, सिंह, यानी सिंगों का परिवार है। सिंह के परिवार में, सिंगों के परिवार में बहुत सारे लोग हैं। हमारे सिंह परिवार में बहुत सारे शेरदे पुत्र हैं, बेहतरीन लोग हैं, एकदम एक से बढ़ के एकदम पावरफुल लोग। तो अपना जो सिंह है वो फैमिली हो गई। कुमार, कुमार बता रहा है कि ये कुमार है, एकदम अभी यंग है, कुमार है। और वेदांत इसका नाम है, और अपना वेदांत बड़ा होके मान लो डॉक्टर बन गया, तो डॉक्टर वेदांत कुमार सिंह। तो डॉक्टर इसका प्रीफिक्स है, डॉक्टर बता रहा है कि इसका प्रोफेशन क्या है। पैदा होते ही वेदांत डॉक्टर नहीं था, लेकिन जब बड़ा हुआ तो डॉक्टर लग गया, तो प्रीफिक्स यानी कि डॉक्टर। तो ये प्रीफिक्स क्या बताएगा कि आपका रूट नेम यानी आपका वेदांत क्या है, वेदांत की क्या खासियत है, वेदांत की क्या यूटिलिटी है, वेदांत पर एक नया थपका क्या पड़ गया है, वेदांत एक क्या बन चुका है, डॉक्टर। वैसे रूट नेम के आगे सब्स्टिट्यूशन, रूट नेम के आगे प्रीफिक्स क्या बताता है, सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आपके रूट कंपाउंड पर और क्या क्या चीजें अटैच्ड है और क्या क्या उसमें खूबियां हैं वो बताता है। प्राइमरी प्रीफिक्स, सॉरी प्राइमरी सफिक्स बताता है कि वो सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है, और सेकेंडरी सफिक्स बताता है कि उसका कौन सा फंक्शनल ग्रुप, यानी वो कौन से फंक्शनल ग्रुप की फैमिली को बिलोंग कर रहा है। क्या ये चीज क्लियर हो गई, क्या इसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत। चलिए अब मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं, बट पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। तो गुलगुलो मेरे प्यारे बच्चों, टेक द स्क्रीनशॉट फटाफट से। चलो हो गया। चलिए अब हम लोग यहां पर एक एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। नाउ एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक कंपाउंड है CH3
CH3 CH2 CHOH CH3। अब जरा आप इस कंपाउंड को देखो। अब यहां पर इस कंपाउंड के अंदर आपको यह दिख रहा है कि ये जो चेन चल रही है इसमें क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, ये आपकी रूट चेन कहलाएगी, यानी ये आपकी पेरेंट चेन कहलाएगी। पेरेंट चेन क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन कंटेनिंग आपकी पेरेंट चेन हो गई। चलो टू बी ऑन अ सेफर साइड मैं इस चीज को थोड़ा और बेटर कर देता हूं, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 1 2 3 4 और 5 ये भी पेरेंट चेन हो सकती है। तो हाँ, आप गलत नहीं हो, आप बिल्कुल सही हो। इसे कंफ्यूजन से प्रोटेक्ट करने के लिए अब मैंने इसको बढ़ा दिया। अब आपकी लंबी चेन यही कहलाएगी, अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपकी पेरेंट चेन हो गई जिसमें 6 कार्बन है। तो अब इस पूरे कंपाउंड का जो रूट नेम होगा वो काहे से डिसाइड होगा? 6 कार्बन से। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, अब आप यहां पर देखो, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट हैं। तो 6 कार्बन के अलावा दूसरी चीज हमें पता चली दैट इस कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है? ये अल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, बिकॉज ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। ओके, यहां पर देखो OH अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप, तो आपका फंक्शनल ग्रुप क्या पता चल गया? OH। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये बेचारा आपका एक हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा इस पेरेंट चेन के बाहर लटका हुआ है, तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम किधर आएगा? प्रीफिक्स में। ये अल्केन का नाम कहां आएगा? प्राइमरी सफिक्स में। फंक्शनल ग्रुप का नाम कहां आएगा? सेकेंडरी सफिक्स में। और पेरेंट चेन क्या डिसाइड करेगी? आपके कंपाउंड का रूट नेम। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप लोगों को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज काम करेगी। क्या ये चीज बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही है? चलो, अब धीरे धीरे जब मैं नॉमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ाऊंगा तो चीजें और बेटर होती जाएगी। डोंट वरी, चीजें और क्लियर होती जाएगी। बट पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? कोई परेशानी प्यारे बच्चों? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में 2 इंपॉर्टेंट बातें बता दूं कि ये जो आपकी रूट चेन है, ये जो आपकी पेरेंट चेन है जिससे आपको रूट नेम पता चल रहा है, पूरी की पूरी पिक्चर इसी पर डिपेंडेंट है कि रूट चेन कैसी है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हम लोग नॉमेनक्लेचर करना सीखेंगे स्ट्रेट चेन कंपाउंड का। स्ट्रेट चेन कंपाउंड का, यानी ये ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट चेन होगी, यानी इनके अंदर सीधे सीधे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 कार्बन बिल्कुल लाइन से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अरेंज्ड होंगे, ठीक है? तो रूट चेन कंपाउंड। अब रूट चेन कंपाउंड समझने के लिए आपको मैं सबसे पहले रूट नेम के बारे में एक टेबल बनवा देता हूं। रूट नेम हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास में 1 कार्बन है तो रूट नेम का नाम मिथ होगा। 2 कार्बन है अगर, तो रूट नेम का नाम होगा इथ। 3 कार्बन के लिए प्रोप, ठीक है? 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नोन, और 10 कार्बन के लिए डेक। मेरे प्यारे बच्चों, यहीं तक पढ़ना है। भले ही आप कुछ भी कर लो, यहीं तक काम में आता है।
इसके आगे और कोई बात की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको याद करने का तरीका देखो, हमारे साल के आखिरी 3 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये अक्टूबर नवंबर और दिसंबर ये तुम्हारे आखिरी के 3 हो गए, है ना। इन दोनों को जोड़ के बोल दो मेथी, मेथी, मे और ई, मेथी पालक, मेथी पालक भुट्टे, वो अपन मक्के खाते ना, मेथी पालक भुट्टे, मेथी पालक भुट्टे पेंट में छुपाए, मेथी पालक भुट्टे पेंट में छुपाए। 6 के लिए हो जाएगा हेग्स और 7 के लिए हो पाएगा हेप। तो इसको अब याद करेंगे, हे अपन हंसते ना वो नकली में, हे। तो मेथी पालक भुट्टे पेंट में छुपाए, हे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऐसे आप याद कर सकते हो। मेथी से मीथेन और इथेन, मेथी मीथेन मेथी इथेन मेथी, पालक से प्रोपेन यानी कि प्रोप, भुट्टे से ब्यूट, पेंट में छुपाए से पेंट, हे से हेप्ट और हेग्स। और वैसे देखो हेग्स तुमको ऐसे भी याद हो जाएगा, हेग्स यानी कि हेक्सागोन, 6 साइड वाला, इसलिए हेग्स। तो 7वां अपने आप हो जाएगा हेप्ट, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी कि 8 9 और 10, तो ये तुम्हारे रूट नेम के नाम हो गए प्यारे बच्चों, ठीक है। दूसरी बात, आपका जो प्राइमरी सफिक्स होगा, आपका जो प्राइमरी सफिक्स होगा प्यारे बच्चों, वो 3 तरीके का होगा। पहला, अगर आपके पास में वो फैमिली अल्केन है तो अल्केन के लिए रूट नेम हमेशा लगेगा ANE, यानी रूट नेम के बाद प्राइमरी सफिक्स में आपको हमेशा क्या जोड़ना है, ANE। दूसरा, अगर आपके पास में अल्कीन आ जाए तो आपको रूट नेम के बाद हमेशा जोड़ना है ENE, और अगर आपके पास में एल्काइंस आ जाए तो आपको रूट नेम के बाद हमेशा जोड़ना है YNE। तो ये जाएगा अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के लिए ANE, ENE, YNE। देखो इनके नाम में ही छुपा हुआ है, ये देखो ENE, YNE और ANE। समझ गए, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? अभी बस ये 2 चीज सिखाऊंगा, अभी सब्स्टिट्यूएंट नहीं सिखा रहा हूं कि नाम के पहले सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, सीधे सीधे कंपाउंड्स बनेंगे, इसलिए पहले हम सीधा सीधा सीखेंगे। फिर हम जब ब्रांच्ड की तरफ चलेंगे, ब्रांचिंग जब निकलेगी, उसमें सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप दोनों आ जाएगा। चलो नोट करो। ओ गुलजारी लालो हो गया, ओ मेरे पुत्रो हो गया कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब मेरी एक बात सुनो, अल्कीन और अल्काइन को मैं यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा, कारण भाई दे आर द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, सफिक्स है, तो हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे उनके साथ में पक्का इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग स्ट्रेट चेन की बात करते हैं विद अल्केन्स। एक जनरल आइडिया तुमको सिखा रहा हूं, एक जनरल आइडिया दे रहा हूं, धीरे धीरे धीमे 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 सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ग्रेट। तो अब मान लो आपके पास में कंपाउंड है CH4, एक कंपाउंड है CH3, एक कंपाउंड है CH3, CH2, एक कंपाउंड है CH3, CH2, CH2, एक कंपाउंड है CH3, CH2, CH2, एक कंपाउंड है CH3, CH2, CH3, फिर एक कंपाउंड है CH3, CH2, 1 2 3 4 5 6, तो इसको कर देते 5। फिर एक कंपाउंड है CH3, CH2, 6 CH3। अब जैसे इनके नाम आपको रखने, तो मेरे गुलगुलो कैसे नाम रखोगे? आप बोलोगे कि वो गुलजारी लाल है, यहां पर तो एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मिथ, और भाई क्या है, कोई सिंगल डबल बॉन्ड का फैक्टर ही नहीं है, तो ये ए नहीं होगा, तो ये हो जाएगा मीथेन, ठीक है। यहां देखो
दोनों कार्बन के बीच में यू आर ऑब्जर्विंग अ सिंगल बॉन्ड, यानी डेफिनेटली अल्केन है। और 2 कार्बन है इसलिए इथ, तो 2 कार्बन के लिए इथ, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो ये हो जाएगा इथेन। तू मिट गया, तेरा नामो निशान मिटा दूंगा मैं। यहां देखो 3 कार्बन बोले तो प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड यानी कि अल्केन तो प्रोपेन। 4 कार्बन यानी के लिए बुट, बुट यानी कि ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, ब्यूटेन। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन यानी कि पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए एन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन यानी कि हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड एन, हेक्सेन। 7 कार्बन यानी के लिए हेप्ट और एन, हेप्टेन। 8 कार्बन यानी के लिए ऑक्ट और ऑक्टेन। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप स्ट्रेट चेन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। कार्बन का नंबर गिनो और उसका रूट नेम लगा दो और आगे बढ़ चलो। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को? क्या ये चीज क्लियर हो गई? चलिए ग्रेट। अब हम चलते थोड़े से और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स की तरफ। ये तो बहुत इजी हो गए। अब हम लोग चलते हैं थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स की तरफ जिसमें ब्रांचिंग आ जाती है। तो नाउ लेट्स लर्न हाउ टू नॉमेनक्लेट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैव ब्रांचिंग। तो हम यहां पर लिखेंगे ब्रांच्ड ऑर्गेनिक, ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर। ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेरे प्यारे बच्चों नॉमेनक्लेचर। नाउ सबसे पहले जरा समझो ब्रांचिंग किसकी। तो ब्रांचिंग आप लोगों को 2 तरीके की मिल सकती है। पहली ब्रांचिंग आपको मिलेगी अल्काइल ग्रुप्स की। पहली ब्रांचिंग आपको किसकी मिलेगी? अल्काइल ग्रुप्स की। और दूसरी ब्रांचिंग आपको नो डाउट किसकी मिलेगी? आपके फंक्शनल ग्रुप्स की। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी ये फंक्शनल ग्रुप्स वाली ब्रांचिंग हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स के नाम सीखेंगे और जब उसके रूल्स सीखेंगे नॉमेनक्लेचर के, तब हम इसकी ब्रांचिंग पर जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ ब्रांचिंग में किसकी ब्रांचिंग पढ़ेंगे? एल्काइल ग्रुप्स की। नाउ व्हाट आर एल्काइल ग्रुप्स मेरे प्यारे बच्चों? तो हमेशा ध्यान रखना अल्काइल ग्रुप्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। CnH2n+1 मतलब कि अगर आपके पास में एक अल्केन है विथ अ जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन हटा दो, तो यह बन जाता है आपका एल्काइल ग्रुप। और यहां पर इसका फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है CnH2n+1। क्लियर होती है यह बात? फॉर एग्जाम्पल आपके पास में मीथेन CH4, मीथेन, मीथेन में से आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो जैसे आपने मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटाया ये बन गया CH3, है ना? तो ये तुम्हारा अल्काइल ग्रुप हो गया। अच्छा, ये अल्काइल ग्रुप का नॉमेनक्लेट कैसे करते हैं? अल्काइल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर बहुत इजी है। आप पहले रूट नेम लिखो। रूट नेम मतलब आप देख लो आपके अल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन है, उससे आपको रूट नेम पता चल जाएगा। और बाद में YL जोड़ दो, उसके नाम के बाद में क्या जोड़ दो? YL। या इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आपका जो अल्केन होता है, आप अल्केन के नाम के आखिर में से ANE ये हटा दो और YL जोड़ दो, तो ये बन जाता है अल्काइल। ओ गुलजारी लालू मजा आ गया। ओ भाई इसका नॉमेनक्लेचर तो मिथाइल हो जाएगा। ये क्या हो गया? मिथाइल। क्या बात है। ओ गुलजारी लाल ये तो मजा आ गया। अब ये देखो CH3 CH3, इसको मेरे प्यारे बच्चे बोलते हैं इथेन। एक H चला गया तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अच्छा, ये बॉन्ड बनाया, देखो मैंने ये बॉन्ड क्यों बनाया बेटा? क्योंकि इससे एक हाइड्रोजन जा चुका है, अब ये एक बॉन्ड बनाना चाहता है। इनफैक्ट इसका बॉन्ड है किसके साथ है? देखो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना ब्रांचिंग, जैसे यहां पर एक CH3 जुड़ गया, इसको कर दो CH2, इसको कर दो CH3, इसको कर दो CH3, नहीं CH2, और इसको कर दो CH3। अब आप सब जानते हो कि ये जो चेन चल रही है इसमें सबसे ज्यादा कार्बन है, इसलिए ये आपकी पेरेंट चेन, ये हो गई आपकी पेरेंट चेन। और पेरेंट चेन होने की वजह से हम इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन गिन रहे हैं,
इसलिए 5 कार्बन वाली पेरेंट चेन है और यही पेरेंट चेन डिसाइड करेगी कि इस कंपाउंड का रूट नेम क्या होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप इस CH3 को देखो, ये आपकी पेरेंट चेन के बाहर हो गया, तो अब ये अल्काइल ग्रुप कहलाएगा। ये है क्या? ये ब्रांच्ड है, ये ब्रांच्ड है, ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, यानी ये आपका सब्स्टिट्यूशन है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? ये एक अल्काइल ग्रुप है। मैंने कैसे पहचाना कि ये अल्काइल ग्रुप है? मैं जानता हूं कि CH4 होता है मीथेन, उसमें से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये CH3 बन गया। मतलब ये पक्का कौन सा ग्रुप है? ये पक्का मिथाइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप में कौन सा ग्रुप? ये मिथाइल ग्रुप है। कौन सा अल्काइल ग्रुप है प्यारे बच्चों? ये मिथाइल ग्रुप है। अब आप देखो, यहां पर मैंने CH3 लिखा और ये बॉन्ड क्यों बनाया पता है? यहां पर मैंने CH3 CH2 लिख के ये बॉन्ड क्यों बनाया पता है? क्योंकि ये बॉन्ड आप देखो पेरेंट चेन से कनेक्ट कर रहा है इसको। ये बॉन्ड आपके कार्बन को पेरेंट चेन से कनेक्ट कर रहा है। तो यहां पर ये बात मत कहना कि सर ये अल्काइल ग्रुप क्या अनस्टेबल होगा। नहीं, स्टेबल होगा। ये अनस्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और ये जो चौथा बॉन्ड है, ये चौथा बॉन्ड अपनी पेरेंट चेन के साथ बना रहा है। तो ये स्टेबल है, ये स्टेबल है। लेकिन दिखने में कैसा है? CH3 और आपकी पेरेंट चेन के बाहर निकल गया, इसलिए इसका नाम हम लोग क्या रख रहे हैं? अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टेबल है और आप इसे बोलेंगे अल्काइल ग्रुप। अच्छा, अब क्योंकि ये इथेन था, अब ये इथेन था तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। सिमिलरली अगर मान लो तुम्हारे पास में CH3 CH2 CH3, तो इसको आप बोलते हैं प्रोपेन। तो प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2। ये देखो, ये यहां से एक हाइड्रोजन चला गया तो ये बन जाएगा आपका प्रोपाइल। समझ गए प्यारे बच्चों? क्या ये बात बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है? ग्रेट। तो ये हो गए आपके अल्काइल ग्रुप्स। क्या मैं इसे रब कर सकता हूं? क्या हम इसे रब कर सकते हैं? कोई परेशानी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? श्योर शॉट। चलिए ग्रेट। अब अल्काइल ग्रुप में आपको मैं एक बात और समझा दूं। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, अभी तक आपको अल्काइल ग्रुप सारे कैसे मिले? चुन्नू मुन्नू जैसे। जैसे छोटू सा CH3 मिल गया, आपने इसको बोल दिया कि ये तो मिथाइल है। फिर आपको एक मिल गया C2H5, आपने बोला ये तो इथाइल है क्योंकि 2 कार्बन है। फिर आपको मिल गया एक C3H7, आपने बोला ये तो प्रोपाइल है। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको मिल गया फॉर एग्जांपल C4H9, है ना? देखो यहां पर अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो 4 2 साइड +9, यस। तो ये बन गया तुम्हारा ब्यूटाइल। देखो ये सारे फॉर्मूले के हिसाब से ही मैं नाम लिख रहा हूं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब ये तुम्हारे सिंपल लॉन्ग चेन हो गए। ये सारे कैसे हो गए? लॉन्ग चेन टाइप। मतलब जैसे आप इस ब्यूटाइल को लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? CH3 CH2 CH2 और CH2। तो ये एक लॉन्ग चेन जैसा हो गया। लेकिन बेटा इसमें भी तो कभी कभी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं इमेजिन कर रहे हो कि मान लो तुम्हारी एक लॉन्ग कार्बन की चेन चल रही है ना, और यहां पर लॉन्ग कार्बन की चेन से, एक कार्बन से, बाकी कार्बन नहीं बना रहा हूं, बहुत लंबी लॉन्ग कार्बन की चेन है और इससे ये ऐसा जुड़ जाए CH CH3 CH3 CH3, 1 2 3 4, तो इसकी जरूरत नहीं है। अब आप इस कंपाउंड को देखो। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या हो गई कि जब आप इस सब्स्टिट्यूशन को उठाकर देख रहे हो तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, CH3 CH3 CH3। मतलब यहां पर क्या हुआ? आपके अल्काइल ग्रुप में ब्रांचिंग आ गई। तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप। तो अब ये क्या बन गया? अभी आपका ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप बन गया। तो इसका नाम कैसे रखें? इस ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप का नाम कैसे रखें? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? प्रॉब्लम समझ में आ गई? प्रॉब्लम समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को कि नहीं आई? अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि एक पेरेंट चेन ली और उसमें यहां पर CH2 CH3 अटैच कर दिया, तो नो डाउट ये तो इथाइल हो गया। फिर एक पेरेंट कार्बन चेन ली,
बड़ी कार्बन की चेन ली, उसमें यहां पर CH3 कनेक्ट कर दिया, तो ये तो इजीली मिथाइल हो गया। लेकिन अगर ऐसे ग्रुप अटैच हो गए तो इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे? तो आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि जो ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप है, ये ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप का नाम कैसे रखा जाए। तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि इस ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप का नाम कैसे रखा जाए। इन अल्काइल ग्रुप को जिन पे इस प्रकार की ब्रांचिंग आ जाए, अभी तक तो आपने सीधे सीधे सीखे, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, लंबे लंबे चेन जुड़ गए, लेकिन अगर इस प्रकार की ब्रांचिंग आ जाए तो आप इनका नाम कैसे रखोगे? ठीक है, तो हम सीखना शुरू करें। तो सबसे पहले आप लोगों को जब कभी भी नॉमेनक्लेचर करो, आप जब कभी भी नॉमेनक्लेचर करो तो आप ये देखो कि आपका अल्काइल ग्रुप किस प्रकार का है। आप जब कभी भी नॉमेनक्लेचर करो तो आप देखो कि अल्काइल ग्रुप आपका किस प्रकार का है। क्या अल्काइल ग्रुप सिंपल स्ट्रेट चेन है? क्या आपका अल्काइल ग्रुप सिंपल स्ट्रेट चेन है, या आपका अल्काइल ग्रुप ब्रांच्ड है? अगर स्ट्रेट चेन है जैसे CH3 तो कोई चिंता नहीं, CH3 CH2 तो कोई चिंता नहीं, CH3 CH2 CH2 तो भी कोई चिंता नहीं, CH3 CH2 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 तो भी कोई चिंता नहीं, ये सब बिल्कुल स्ट्रेट है। बस इनमें देखो एक कार्बन, तो एक कार्बन बन गया मिथ, और क्योंकि एक हाइड्रोजन कम है यानी ये फॉर्मूला लग रहा है, मतलब मिथाइल, ये बन जाएगा इथाइल, ये बन जाएगा प्रोपाइल, और ये बन जाएगा आपका ब्यूटाइल। क्या है बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? लेकिन अगर ब्रांच्ड है तो फिर गड़बड़ी होगी। तो चलो हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि इनको लिखना कैसे है और आइडेंटिफाई कैसे करना है। सबसे पहले आप ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर में सीखेंगे एन अल्काइल। क्या सीख रहे हैं आप लोग? एन अल्काइल, मतलब इसको कैसे लिखेंगे आप? एन अल्काइल। तो यहां पर बेटा एन का मतलब क्या है? लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप, सिंपल लॉन्ग चेन एल्काइल ग्रुप, लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप। तो लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या? जैसे कि यहां पर 3 कार्बन है तो आप इसको प्रोपाइल नहीं, आप इसको एन प्रोपाइल लिखेंगे। ब्यूटाइल नहीं, आप इसको एन ब्यूटाइल लिखेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, इन दोनों के अंदर एन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये छोटे कार्बन है। छोटे कार्बन की क्या लेंथ? अरे एक कार्बन की क्या लंबाई? वो तो एक कार्बन है। 2 कार्बन की क्या लंबाई? वो तो 2 कार्बन है। लेकिन 3 कार्बन से लफड़ा शुरू होता है, इसलिए 3 कार्बन के बाद आपको एन लगाना है। दूसरा आपके पास में टर्म आता है आइसो। दूसरा टर्म आपके पास में क्या होता है? आइसो। मतलब आप इसको कैसे लिखेंगे? आइसो अल्काइल, आइसो अल्काइल। नाउ प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, आइसो का जो नाम आया है ये आया है आइसोमर से। कहां से आया? आइसोमर्स। एंड आइसोमर्स में भी आइसो का मतलब होता है सेम। अब इसको ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक ऐसा कार्बन जो सेकेंड लास्ट पोजीशन पर है, मतलब आपका जो अल्काइल ग्रुप है, आपका जो अल्काइल ग्रुप है जो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, वो कौन सा कार्बन है? सेकेंड लास्ट वाला। और इस सेकेंड लास्ट कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप इधर और एक मिथाइल ग्रुप इधर जुड़ जाए। सो व्हेन द सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ द अल्काइल ग्रुप is attached with 2 similar methyl group, तब आप नाम के आगे क्या लगाएंगे? आइसो। मैं इसको एक बार डिफाइन कर देता हूं। क्या लिखेंगे? when your second last carbon of the alkyl group is attached with 2 methyl group, कंपल्सरी है ये 2 मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप कंपल्सरी और 2 मिथाइल्स, देन इट इज
कॉल्ड एज आइसो अल्काइल। इसे आप क्या बोलेंगे? आइसो अल्काइल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3 C CH3H, और यहां पर आपकी पेरेंट चेन चल रही है। तो आपकी पेरेंट चेन से क्या अटैच हो गया? देखो ये इस तरीके से अटैच हो गया। समझ पा रहे हो बात को? तो अब आप यहां पर देखो कि ये वाला जो कार्बन है जो आपके पेरेंट कार्बन चेन से कनेक्टेड है, जो आपकी पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, उसके अच्छा इधर एक कार्बन, ये दूसरे नंबर का कार्बन और ये तीसरे नंबर का कार्बन। अच्छा आप चाहो तो उल्टा नंबरिंग कर दो, आप इसको पहला कार्बन बोल दो तब भी ये दूसरा ही रहेगा और इसको तीसरा बोल दो। मतलब दोनों केसेस में ये दूसरे नंबर का है। या तो इसको दूसरे नंबर का बोलो, या तो इसको आप मेरी नजरों से देखो, कातिलाना नजरों से, कि ये अगर तीसरे नंबर का कार्बन है मतलब ये लास्ट कार्बन है, तो लास्ट के पहले क्या आता है? सेकेंड लास्ट। चलो इसको लास्ट नहीं मान रहे हो, इसको लास्ट मान रहे हो, तो ये लास्ट कार्बन हो गया, तो लास्ट के पहले क्या आता है? सेकेंड लास्ट। यानी यहां से मानो या यहां से मानो, ये कार्बन दोनों तरफ से सेकेंड लास्ट पे आ रहा है, यानी दूसरे नंबर पे भी आ रहा है और सेकेंड लास्ट भी आ रहा है। मतलब हमारी सेकेंड लास्ट वाली यूटिलिटी फुलफिल हो रही है, हमारा शक गहरा हो गया। अब मैंने देखा कि इस कार्बन से तो ससुरा एक मिथाइल ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है और एक मिथाइल ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है, मतलब ये तो पक्का आइसो है। तो तुरंत मैं धन्य से लिखूंगा आइसो। अब आइसो के बाद कितने कार्बन है इसमें? इस सब्स्टिट्यूशन में आपके ये जो आपका सब्स्टिट्यूशन जुड़ा हुआ है, ये जो आपका अल्काइल ग्रुप पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन। और मैंने हमेशा 3 कार्बन के लिए आपको क्या रूल सिखाया है? प्रोप। तो आप लिखेंगे आइसो प्रोपाइल। तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट बन गया? ये बन गया आइसो प्रोपाइल। क्या बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैंने यहां पर आपको बताया था कि जब प्रोपाइल एक लंबी कार्बन की चेन पर हो तो N लगाना जरूरी है, क्योंकि प्रोपाइल आइसो टाइप का भी हो सकता है। अब आपको डिफरेंस समझ में आया कि मान लो एक लंबी पेरेंट चेन है और इस लंबी पेरेंट चेन से CH2 और CH3 जुड़ जाए, तो ये तो लंबी चेन है। और ये पहले नंबर वाला कार्बन जुड़ा है पेरेंट चेन से, तो मैं इसे लिखूंगा N प्रोपाइल। मैं इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या लिखूंगा? N प्रोपाइल। लेकिन यहां पर क्या हुआ? ये पहले नंबर वाला कार्बन नहीं, दूसरे नंबर वाला कार्बन, बीच वाला कार्बन इस पेरेंट चेन से जुड़ गया। तो अब मैं इसको सिर्फ प्रोपाइल थोड़ी बोलूंगा, वरना मेरे को क्या मालूम पड़ेगा कि ये पेरेंट चेन से ऐसा प्रोपाइल जोड़ना है, मतलब पहले नंबर वाले प्रोपाइल में पेरेंट चेन से ये पहले नंबर वाला कार्बन जोड़ना है कि ये दूसरे नंबर वाला कार्बन जोड़ना है, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? इसलिए मुझे या तो N लगाना पड़ेगा। अगर जब आपने N प्रोपाइल बोल दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि लंबी चेन बनानी है, लेकिन अगर आपने आइसो बोल दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि अब बीच वाले कार्बन को जोड़ना है। क्या ये बात आपको आइसो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो आइसो का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आपके सेकेंड लास्ट वाले कार्बन पे, जब आपके सेकेंड लास्ट वाले कार्बन पे 2 एक जैसे मिथाइल ग्रुप आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज आइसो। इसे आप लोग आइसो के नाम से डिनोट करेंगे। पक्का? श्योर शॉट? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? पक्की बात? 100% क्लियर? पक्का? चलो बस ये बात ध्यान रखना, फोकस किस पर करना है? फोकस उसी कार्बन पर करना जो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, और किसी कार्बन की तरफ मत भागना, और किसी कार्बन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। उस कार्बन पर फोकस करना जो कि पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है। चलिए तीसरे नाम की तरफ चलते हैं। इसको बोला जाता है नियो। नियो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे नियो अल्काइल। अब नियो अल्काइल को कैसे बनाएंगे देखो मैं बताता हूं, रुको जरा, सब्र करो। ये तुम्हारी पेरेंट चेन हो गई, ये आपकी एक लंबी सी पेरेंट चेन हो गई, और इस पेरेंट चेन के बाहर यहां पर एक कार्बन लटका हुआ है, और इसके इधर भी CH3,
इधर भी CH3 और इधर भी CH3। अब इसका क्या मतलब है? तो प्यारे बच्चों इसका ये मतलब है कि एक कार्बन जो कि अगेन कैसा है, वापस से सेकेंड लास्ट है। व्हेन द सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप, सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप is attached with 3 मिथाइल ग्रुप। जैसे आइसो में क्या सीखा था? आइसो में आपने 2 अल्काइल ग्रुप सीखे थे, सेकेंड लास्ट कार्बन से 2 अल्काइल ग्रुप। अब नियो में क्या हो गया? बस एक चीज बदल गई, सेकेंड लास्ट कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप हो गए। अब जैसे ये कार्बन है, मेरा फोकस सिर्फ किस पर होना चाहिए? उस कार्बन से जो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है। मेरा फोकस किस पर होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ उस कार्बन पर जो कि किससे जुड़ा हुआ है? पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही है ना? तो देखो यहां पर ये कार्बन को अगर मैं नंबर 1 दूं, इस कार्बन को अगर नंबर 2 दूं और इस कार्बन को अगर नंबर 3 दूं, तो 3 कार्बन हो गए। क्योंकि तीसरे नंबर वाला कार्बन है तो ये लास्ट कार्बन है, तो ये लास्ट के पहले वाला सेकेंड लास्ट हो गया। चलो इसको छोड़ो, 1 2 और अगर मैं इसको 3 बोल दूं तो ये भी लास्ट वाला कार्बन हो गया, तो इसके हिसाब से ये भी सेकेंड लास्ट है। अच्छा इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ और इसको ही भूल जाओ। अब इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो और इसको 3 बोल दो, तो अगर ये लास्ट कार्बन है तो भी ये सेकेंड लास्ट है। भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। इसको 1, इसको 2 और इसको 3 बोला, ये लास्ट है तो इसके लिए भी सेकेंड लास्ट है ना। कहीं से भी नंबर डालो, कहीं से भी नंबर डालो, ये आपको कार्बन जो दिख रहा है ये नो डाउट सेकेंड लास्ट कार्बन दिख रहा है। सेकेंड भी है और सेकेंड लास्ट भी है। और इस कार्बन से 1 2 और 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब डेफिनेटली ये कौन सा कार्बन हो गया? डेफिनेटली मतलब ये नियो कार्बन हो गया, मतलब ये नियो टाइप का अल्काइल ग्रुप हो गया। तो अब इसका नाम कैसे रखेंगे? देखो नियो लिखा सबसे पहले मैंने, अब यहां 1 2 3 और 4 कार्बन है आपके इस पूरे अल्काइल ग्रुप में। आपके इस पूरे अल्काइल ग्रुप में ये जो आपका अल्काइल ग्रुप पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, इसमें टोटल 4 कार्बन है। 1 2 3 और 4 आपको टोटल कार्बन गिनने, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हैं? ब्यूटाइल, तो नियो ब्यूटाइल इसका नाम हो जाएगा। अब समझ में आया कि ब्यूटाइल के नाम के आगे एन लगाना क्यों जरूरी है। अगर आपने सिंपल कोरा ब्यूटाइल लिख के छोड़ दिया तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, कि मुझे कंफ्यूजन क्या हो जाएगा कि ये अगर आपकी पेरेंट चेन है, अगर ये आपकी पेरेंट चेन है तो इससे क्या ये ब्यूटाइल ऐसा तो नहीं जुड़ा हुआ है CH2 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 CH3। अगर एक लंबी चेन जुड़ी हुई है, मतलब अगर पहला कार्बन जुड़ा हुआ है पेरेंट चेन से, अगर पहला कार्बन जुड़ गया तो लंबी चेन बन जाएगी। लंबी चेन बन गई तो ये तो एन ब्यूटाइल हो जाएगा। लेकिन मुझे तो नियो ब्यूटाइल चाहिए, तो नियो का मतलब मैं क्या करूंगा? सेकेंड लास्ट कार्बन को उठाऊंगा, पेरेंट चेन से जोड़ूंगा और उस सेकेंड लास्ट कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दूंगा, तो ये बनेगा नियो। क्या बात समझ में आ रही है? क्या ये चीज क्लियर हो रही है? तो ये हो गया ਤੁਹਾਡਾ नियो। जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो मेरे प्यारे बच्चों। और इतना क्लियर होता है मुझे ये भी बताओ, क्या इतनी चीज क्लियर होती है? बहुत बढ़िया। तो अब आप लोगों को एन, आइसो और नियो तीनों का मतलब समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको एक ब्यूटाइल का एग्जाम्पल उठाकर डिफरेंशिएट करना भी सिखाता हूं। देखो अब आप मुझे बताना, ठीक है क्या है? मान लो ये आपकी बहुत बड़ी पेरेंट चेन है ना, और यहां पर 1 2 3 और 4 ये अटैच्ड है। नहीं, पर यहां पर नहीं अटैच कर सकते, यहां अटैच कर देते। 1 2 3 और 4 ये पहला कंपाउंड। दूसरे कंपाउंड में और यहां पर ये अटैच कर दिया, और यहां पर ये अटैच कर दिया। अब आपको मुझे बताना है कि
क्योंकि ये बहुत लंबी कार्बन की चेन दिख रही है, नो डाउट ये आपकी पेरेंट चेन हो गई, इमेजिन करो। तो ये आपका क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप, यहां पर ये अल्काइल ग्रुप हो गया और यहां पर ये अल्काइल ग्रुप हो गया। तो मुझे बताना है कि ये अल्काइल ग्रुप कौन सी चीज को बिलोंग करेगा। पहला कार्बन पेरेंट चेन से कनेक्टेड है और एक लंबी कार्बन की चेन है इसलिए N, और 1 2 3 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल, ये N ब्यूटाइल है। अब इसको पहचानते हैं, ये देखो ये वाला कार्बन यहां से भी सेकेंड लास्ट, यहां से भी सेकेंड लास्ट और यहां से भी सेकेंड लास्ट, और ये C मतलब CH3 वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी, तो ये क्या हो गया नियो, और 1 2 3 4 कार्बन इसलिए बन गया नियो ब्यूटाइल। यहां देखो यहां पर ये अल्काइल ग्रुप है, ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, अगर इसको 1 बोला तो ये 3, तो ये 3 के पहले आ रहा है इसलिए सेकेंड लास्ट, और यहां पर इसके ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, तो सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप, 3 होते तो नियो, 2 है तो आइसो, और 1 2 और 3 कार्बन है इसलिए आइसो प्रोपाइल। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप लोग इन अल्काइल ग्रुप्स के नाम को लिख सकते हो। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। जब हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ेंगे और जब हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अब आप लोगों के लिए ये हलवा हो चुका है, अब आप लोग इसको मजाक मजाक में ही लगा सकते हो। क्या कोई परेशानी, क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत, ठीक है। चलिए अब मैं आपको 2 चीजें और समझाता हूं। अब ब्रांच्ड में ही, आपके ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप में ही 2 चीजें मेरे प्यारे बच्चों आपको और सिखाता हूं। 3 हो गया, चलिए चौथे की तरफ चलते हैं। इसको बोलते हैं सेक। सेक का मतलब होता है सेकेंडरी। सेक का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी। अब देखो सेकेंडरी कैसे लगाते हैं, देखना ध्यान से देखना। ये आपकी एक पेरेंट चेन हो गई, एक बहुत बड़ी सी आपकी पेरेंट चेन हो गई। यहां पर एक कार्बन कनेक्टेड है, इसके इधर मान लो एक CH3 है और इधर मान लो CH2CH3 है और यहां पर मान लो H है। अब आपसे मैंने पूछा कि ये कैसा अल्काइल ग्रुप है, तो आप एकदम भागते भागते आओगे, बोलोगे ब्रांच्ड। सर ये सेकेंड लास्ट है, सर ये सेकेंड लास्ट है। तो मैं बोलूंगा प्रूफ करो, तो आप बोलोगे सर मुझे यहां से नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4। अच्छा, तो मैंने बोला सेकेंड लास्ट है, लेकिन अगर मैं यहां से नंबरिंग कर दूं तो 3 4, तब तो ये सेकेंड लास्ट हो जाएगा और ये सेकेंड हो जाएगा। मतलब यहां पर ऐसे केसेस में आपको सेकेंड लास्ट कार्बन नहीं ढूंढना है। ऐसे केसेस में जहां पर आपके अटैच्ड कार्बन से, ऐसे केसेस में जहां पर आपका जो कार्बन अटैच्ड है पेरेंट चेन से, वो सेकेंड लास्ट ना आ रहा हो, एक जनरल कोई सा भी कार्बन हो, मतलब पेरेंट चेन से एक कार्बन जो सेकेंड लास्ट नहीं आ रहा हो, जैसे यहां से तो आ सकता है लेकिन यहां से नहीं आ रहा है, समझ गए ना। इसको 1 बोला, 2 बोला, ये 3 और ये 4, मतलब ये चौथा कार्बन लास्ट कार्बन, तो इसके लिए ये सेकेंड लास्ट है। लेकिन अगर आप इसको 1 बोलते हो, इसको 2 बोलते हो, इसको 3 बोलते हो, इसको 4 बोलते हो, तब ये सेकेंड हो गया और ये लास्ट है, तो इसके लिए ये वाला सेकेंड लास्ट हो गया। तो यहां पर आप लोगों के पास में श्योरिटी नहीं है कि जो कार्बन पेरेंट चेन से जुड़ा है वो सेकेंड लास्ट है या नहीं। तो यहां पर आप लोगों को सेकेंड लास्ट कार्बन ढूंढने की जरूरत नहीं है। इन सेकेंडरी, जब आपको सेकेंडरी दिखना हो तो सेकेंड लास्ट कार्बन नहीं ढूंढना। लेकिन पहचानोगे कैसे, आप ऐसे पहचानना कि जो कार्बन आपकी पेरेंट चेन से कनेक्टेड है उसकी एक तरफ एक अल्काइल ग्रुप और दूसरी तरफ दूसरा अल्काइल ग्रुप हो, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो। समझ गए। यहां पर देखो, यहां पर 2 कार्बन जुड़े हुए जो कि इससे मैच कर रहा है, मतलब ये इथाइल है और ये मिथाइल है। तो जो आपका सब्स्टिट्यूएंट, जो आपका कार्बन पेरेंट चेन से जुड़ा है, उसके दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन इक्वल ना हो। जैसे आइसो में क्या सीखा था, दोनों तरफ मिथाइल होने कंपलसरी है, दोनों तरफ मिथाइल होना कंपलसरी है, लेकिन यहां पर दोनों चीजें डिफरेंट है। तब ऐसी कंडीशन में आप इस्तेमाल करेंगे सेक का। तब आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो, सेक का। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, दैट द कार्बन
attached to the parent chain, carbon attached to the parent chain have two unequal number of carbon attached is called as secondary अल्काइल ग्रुप। इसको आप लोग क्या नाम देंगे? सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। तो अब ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है इसका नाम क्या हो जाएगा? सेक। अच्छा, सेक के बाद क्या भाई? गिनो कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए आप यूज करते हैं ब्यूटाइल, तो ये हो गया तुम्हारा सेक ब्यूटाइल। अब समझ में आया कि ब्यूटाइल एन टाइप का भी है, ब्यूटाइल नियो टाइप का भी है और ब्यूटाइल सेक टाइप का भी। इसलिए आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि एन लगा रहे हो, सेक लगा रहे हो कि नियो लगा रहे हो। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो ये वाला कार्बन जो कि आपके पेरेंट चेन से कनेक्टेड है, इस कार्बन के एक तरफ तो एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और इस कार्बन के एक तरफ इथाइल ग्रुप अटैच्ड है। मतलब ये दोनों सेम नहीं है और 2 ग्रुप अटैच्ड है, 3 नहीं 2। तीसरा ग्रुप कौन सा होना चाहिए? हाइड्रोजन। तो 2 अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन अगर अटैच्ड हो तो इसे आप लोग क्या नाम देंगे? सेक। क्या बात समझ में आ रही है? वहीं पर 5वीं चीज मैं आपको हाथों हाथ सिखा दूं, दैट इज टर्ट। टर्ट का मतलब होता है टर्शरी। टर्ट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? टर्शरी। देखो कैसे, ये आपकी एक पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन से कार्बन आपने अटैच किया, यहां पर मान लो CH3 है, यहां पर मान लो CH2 CH3 है और यहां पर मान लो चलो इधर भी CH3 मान लो, ताकि आपका वो बेसिक कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अब देखो बहुत सारे बच्चे देखते बोलेंगे अरे सर 2 मिथाइल ग्रुप, आइसो। ना 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 ना, आइसो में सेकेंड लास्ट कार्बन भी चाहिए होता है। तो यहां पर क्या ये सेकेंड लास्ट कार्बन है? नहीं। 1 2 3 4 और 5, यहां से ये सेकेंड लास्ट है, नो डाउट। या इसको 5 कर लोगे तो भी सेकेंड लास्ट है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इसे 1 कहते हो तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5। अब ये वाला कार्बन सेकेंड लास्ट हो गया, मतलब ये कार्बन हर सिचुएशन में सेकेंड लास्ट नहीं होगा। और बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि जो कार्बन आपकी पेरेंट चेन से जुड़ा है इसको सबसे छोटू नंबर मिले, सबसे छोटू या सबसे छोटा नंबर, बिल्कुल सबसे छोटा नंबर मिले। इसको बोलते हैं लोएस्ट सम रूल। मैं आगे सिखाऊंगा रूल्स में, लेकिन अभी एक बात ध्यान रखना, हम क्या करेंगे? सबसे छोटा नंबर प्रीफर करेंगे। तो ये अगर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो, तो ये तो 4 हो जाएगा बेटा, बड़ा नंबर मिल रहा है तो मजा नहीं आएगा। तो फिर इसको 1 बोल दे, इसको 2 बोल दे, तो हाँ अब इसको छोटा नंबर मिल रहा है। तो अगर ये सेकेंड नंबर वाला कार्बन है तो ये चौथे वाला हो गया, और अगर ये चौथे वाला है तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, और अगर ये सेकेंड लास्ट कार्बन है तो फिर ये आइसो वाला केस तो नहीं होगा। तो अब आपने ये कार्बन को फोकस मारा, अब ये कार्बन के इधर भी एक अल्काइल ग्रुप, इधर भी एक अल्काइल ग्रुप, और ये अलग हो गया, और ये एक अल्काइल ग्रुप। तो इस कार्बन के पास में अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स है, 2 सेम है और एक अलग है, लेकिन ये सेकेंड लास्ट वाला तो नहीं है। तो अब ये नियो तो कहला नहीं सकता, ना ये आइसो कहला सकता है, क्योंकि ये दूसरे नंबर वाला कार्बन है, सेकेंड लास्ट नहीं है। तो अब हम लोग क्या करें? तो एक ऐसा कार्बन दैट हैव 1 डिफरेंट और 2 डिफरेंट और ऑल डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स attached is called as tertiary alkyl। इसको क्या बोलेंगे आप लोग? इसको आप टर्शरी अल्काइल बोलोगे। क्या बोलोगे? टर्शरी अल्काइल। यानी टर्शरी मतलब तीनों, और तीनों अलग हो सकते हैं, ये भी अलग, ये भी अलग और ये भी अलग, या तो ये अलग और ये दोनों सेम। और अगर तीनों सेम हो गए तो वो नियो की कैटेगरी में चले जाएगा। अगर तीनों सेम हो गए तो नियो हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक अलग हो गया और ये सेकेंड लास्ट भी नहीं है, और यहां पर 1 2 और 3 ग्रुप अटैच्ड है, और इन 3 में से एक अलग है, इन 3 में से
एक अलग है, तो फिर ये टर्शरी की कैटेगरी में आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब इसका नाम क्या रखेंगे? तो इसका नाम हो जाएगा टर्ट, और कार्बन गिनो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो जाएगा टर्ट हेक्साइल। ये क्या हो जाएगा? टर्ट हेक्साइल। क्या बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? चलो इसको जरा नोट कर लो, फिर इसके आगे की बात अपन फटाफट से कंटिन्यू करते, बट बिफोर दैट प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, तो देखो बेटा, इतनी शानदार और इतनी बेसिक चीज जो मैंने आपको बताई है, ये अब आप लोगों को यूज करते आनी चाहिए। चलिए एक बार में फिर कुछ रिवीजन के तौर पर आपको ये टॉपिक एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेंगे। चलिए, तो मान लो आपके पास में एक पेरेंट चेन है, और इस पेरेंट चेन से कार्बन कार्बन और कार्बन इस तरीके से अटैच्ड है। अब आप इस तरीके के सब्स्टिट्यूशन को क्या नाम देंगे? ये जो आपका ब्रांच्ड कंपाउंड है, जैसे ये आपकी पेरेंट चेन है, तो पेरेंट चेन में ये सब्स्टिट्यूशन कितने कार्बन का है? आप बोलेंगे सर ये सब्स्टिट्यूशन 3 कार्बन का है, इसलिए 3 कार्बन के लिए प्रोप और YL प्रोपाइल, लेकिन 3 कार्बन की लंबी चेन है इसलिए N। वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा? N प्रोपाइल। चलिए अब अगला कंपाउंड मुझे पहचान के बताइए। ये आप इसको पहचान के बताइए। ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? ये कहता है सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। पहचानो, सोचो भाई। ये तो सीधी कार्बन की चेन है ना, ये भी सीधी कार्बन की चेन है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 कार्बन है, इसलिए 2 कार्बन में कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्या कहलाएगा? इथाइल। वेरी गुड। अब बस आपको नजर से पहचानना है, बस अब आपको पहचानने की देर है। जब आप सही से चीजों को पहचानना सीख जाओगे, अब आपको प्रैक्टिस मारनी पड़ेगी इसके अंदर, कि यार कितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। अब यहां पर देखो CH3 CH3H। अब बताओ ये क्या निकला? हाँ जी, एक मिथाइल ग्रुप इधर, एक मिथाइल ग्रुप इधर, और ये कार्बन सेकेंड लास्ट कार्बन। तो ये किस प्रकार का सब्स्टिट्यूशन हो गया? ये हो गया आइसो, और 3 कार्बन की वजह से ये हो गया प्रोपाइल। क्या बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब यहां पर हम इसको पहचानने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या कहलाएगा? पेरेंट चेन को और लंबी कर देते ताकि आपकी चिंताएं खत्म हो जाए। हाँ, तो अब क्या होगा? अब सर ये कार्बन सेकेंड लास्ट कार्बन तो पक्का नहीं है, ये कार्बन सेकेंड लास्ट कार्बन तो पक्का नहीं, तो अब इसको आप कैसे पहचानेंगे? पहचानो। क्या लगा? सर सेकेंड लास्ट कार्बन तो नहीं है। गारंटी, बिल्कुल गारंटी सेकेंड लास्ट कार्बन नहीं है, क्योंकि यहां से चालू करूंगा तो दूसरे पे आ जाएगा, यहां से चालू करूंगा दूसरे पे आ जाएगा। ठीक है, तो आइसो और नियो वाला खेल खत्म। अब ये कार्बन के इधर भी एक अल्काइल ग्रुप, इधर भी एक अल्काइल ग्रुप, और इधर भी एक अल्काइल ग्रुप, 3 अल्काइल ग्रुप मतलब टर्शरी, तो ये टर्ट हो गया। अब कार्बन गिन लेता हूं, 1 2 3 4 5 6, हेक्साइल। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका आइडेंटिफिकेशन। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलो अब मान लो एक और लंबी पेरेंट चेन है, कार्बन 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 कार्बन, लंबी पेरेंट चेन है, और यहां पर तुम्हारा जुड़ा हुआ है CH3 CH3 और CH3। अब इसको क्या पहचानेंगे? सर सेकेंड लास्ट कार्बन पहचानने में आ गया, यस, और तीनों एक जैसे मिथाइल ग्रुप, अलग अलग भी नहीं, तो ये आपका हो गया नियो। 1 2 3 4, 4 कार्बन इसलिए ब्यूटाइल, नियो ब्यूटाइल। वेरी गुड प्यारे बच्चों, शाबाश। समझ में आता है इतना? कोई परेशानी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आप लोगों की? पक्का? 100% श्योर? अच्छा, अब मैं आपको एक एक्सेप्शनल केस और बता दूं। देखो कई बार क्या होता है, एक्सेप्शनल केस कैसे बनता है मैं आपको बता दूं। ये आपकी रूट चेन चल रही है, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। नाउ ये आपकी रूट चेन है, पेरेंट चेन है,
यहां पर एक CH2 अटैच्ड है और इस कार्बन से एक CH3 इधर, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर है। अब इस कंपाउंड को कैसे नाम दोगे? सोचो जरा, इस कंपाउंड को कैसे नाम दोगे? थिंक अबाउट इट। कैसे नाम दोगे? अब यहां पर सर आपने बोला था कि जो कार्बन पेरेंट चेन से जुड़े उसी के बेसिस पे काम चलेगा, लेकिन अब ये कार्बन जो आपका पेरेंट चेन से जुड़ रहा है, इसके पास तो 2 हाइड्रोजन है, तो अब इस हिसाब से तो ना तो नियो बन रहा है, ना आइसो बन रहा है, ना तुम्हारा नियो बन रहा है, टर्ट बन रहा है, सेक बन रहा है। तो क्या करें? तो फिर आप एक काम करो, आप इस पूरे अल्काइल ग्रुप में ये सर्च करो कि सबसे लंबी कार्बन की चेन कौन सी है। तो मेरे हिसाब से आपको सबसे लंबी कार्बन की चेन आपको ये दिख रही है। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, इसको 3 बोलूं, तो ये लास्ट कार्बन है। हाँ सर, ये लास्ट कार्बन है, तो ये कार्बन सेकेंड लास्ट हुआ। हाँ सर, तो सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल, सेकेंड लास्ट कार्बन पर दूसरा मिथाइल एंड सेकेंड लास्ट कार्बन पर तीसरा मिथाइल। 3 मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं, मतलब ये नियो की कैटेगरी में आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना कि इस चीज को पकड़ के मत बैठना हमेशा कि जो कार्बन आपकी रूट चेन से जुड़ा हुआ है उसी के बेसिस पर आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी चलेगा। नहीं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी बन जाएगी कि आपका कार्बन जो रूट चेन से जुड़ा हुआ है वो CH2 हो। तो ऐसे केसेस में आपको सिर्फ एक बेसिक रूल याद रखना है कि आपके सब्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे लंबी कार्बन की चेन सिलेक्ट करो। उसमें पहले देख लो कि क्या सेकेंड लास्ट कार्बन पर कुछ सिचुएशन बन रही है, तो उसको लिखो नियो। अब इस पूरे अल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और 5, तो ये होगा नियो पेंटाइल। क्या बन गया? नियो पेंटाइल। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, अब यहां पर एक सिचुएशन और बना के बताता हूं आपको, देखो और क्लियर होगा। अब मान लो यहां पर लग गया CH2, यहां पर लग गया C, यहां पर लग गया CH3, यहां पर लग गया CH3 और यहां पर लग गया H। अब आप इस सब्स्टिट्यूशन को क्या नाम दोगे? अब अगेन आप वही वाला रूल सोचोगे कि सर आपने शुरुआत में ये रूल बताया था कि जो कार्बन रूट चेन से कनेक्टेड हो उसको देखो, तो सर ये रूट चेन से कनेक्टेड है। अब इसके पास तो 2 हाइड्रोजन है और नीचे एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो सर ये तो आइसो, नियो, पेंट, हेक्स कुछ भी नहीं होगा। तो अब इसमें क्या करें? तो कोई बात नहीं, अब आप इसमें यह सर्च करो कि सबसे लंबी कार्बन की चेन कौन सी है। ये रही तुम्हारी सबसे लंबी कार्बन की चेन। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, इसमें हो गए 3 कार्बन। अब अगर ये तीसरा कार्बन है यानी लास्ट कार्बन, तो ये कार्बन सेकेंड लास्ट हो गया। अब ये कार्बन अगर सेकेंड लास्ट हो गया तो सेकेंड लास्ट कार्बन पर इधर भी मिथाइल ग्रुप और सेकेंड लास्ट कार्बन पर ये भी मिथाइल ग्रुप, दोनों एक जैसे मिथाइल ग्रुप, मतलब डेफिनेटली ये आइसो वाला केस है। मतलब आइसो वाला केस में और जनरल तरीके से बोलूं तो बस आइसो का मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 एक जैसे मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हो। तो अब हम लोग इस चीज को और जनरलाइज तरीके से बोल सकते हैं कि आइसो मतलब एक ऐसा कार्बन जिसको सेकेंड लास्ट पोजीशन मिली हो और वो कार्बन पर 2 एक जैसे मिथाइल ग्रुप। और यहां पर आइसो वाली सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है। बस यहां पर एक दिक्कत जो आपको कंफ्यूज कर सकती है वो ये कि ये वाला कार्बन डायरेक्टली पेरेंट चेन से नहीं जुड़ा, तो कोई चिंता नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। यहां पर जो कार्बन आपके पेरेंट चेन से जुड़ा है ये आइसो, नियो, एन, टर्ट, हेक्स, टर्ट, सेक कुछ भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फिर हमको मजबूरी में इसको इग्नोर करके दूसरे कार्बन पर फोकस मारना पड़ेगा। समझ गए? ये वाली सिचुएशन कब लगेगी? ये वाली सिचुएशन कब लगेगी? जब आपका कार्बन जो कि डायरेक्ट पेरेंट चेन से अटैच्ड है वो आइसो, वो नियो, वो सेक, वो टर्ट या वो एन को फॉलो ना कर रहा हो और उसके बाद भी वो आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा हो, ब्रांच्ड दिख रहा हो,
तो फिर आपको ये सेकेंड रूल ऑप्ट करना पड़ेगा। सेकेंड रूल क्या कहता है कि ठीक है, जो कार्बन आपके पेरेंट चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो अगर ये कोई भी केस फॉलो नहीं कर रहा, तो आप सबसे लंबी कार्बन की चेन सिलेक्ट करो, उसमें सेकेंड लास्ट कार्बन को ढूंढो और फिर उसमें देखो कि क्या 2 मिथाइल ग्रुप एक जैसे हो तो आइसो, 3 एक जैसे हो तो नियो। तो ये 3 एक जैसे हैं तो आप इसको लगा दिया आइसो। अब देखो 1 2 3 और 4 कार्बन, इसलिए ये हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल, मतलब आइसो ब्यूटाइल भी एग्जिस्ट करता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये वाली बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को? पक्की बात गाइस? ठीक है, तो ये है आपके अल्काइल ग्रुप को ओवरऑल नॉमेनक्लेट करने का तरीका। तो आपके ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको पेरेंट चेन के अलावा इस तरीके से ब्रांचिंग दिख सकती है। कुछ ब्रांचिंग बिल्कुल सीधी सीधी होगी और कुछ इस तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स भी दिखाई पड़ेगी। कुछ आपको इस तरीके से कॉम्प्लेक्स भी दिखाई पड़ सकती है और कुछ आपको सिंपल और स्ट्रेट भी दिखाई पड़ सकती है। क्या ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया? क्या ये बात अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है? समझ में आ रही बात? अच्छा, एन मतलब लंबा, आइसो मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप, नियो मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन पर 3 एक जैसे मिथाइल ग्रुप, टर्ट मतलब वो कार्बन जो आपके पेरेंट चेन से कनेक्टेड है, उसके पास 3 अलग अलग अल्काइल ग्रुप, और सेक मतलब एक कार्बन जिसके पास में 2 अलग अलग अल्काइल ग्रुप, और हो सकता है वो आपके पेरेंट चेन से कनेक्टेड हो। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अब इसको आज अच्छे तरीके से नोट कर लो। अब इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, घबराना मत। अभी हम लोग नॉमेनक्लेचर के रूल्स जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब मैं आपको नॉमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, तब हम लोग इसके जब नॉमेनक्लेचर ओवरऑल लिखना स्टार्ट करेंगे, तब ये चीज आपको और क्लियर हो जाएगी। तो गाइस आज इतना लिख लो, इसके आगे की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है? तो चलो, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको आइसो, नियो, टर्ट, सेक और एन का मतलब समझ में आ गया होगा इन टर्म्स ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।